द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका के बिल्कुल अंदर उसके पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के इंजन रूम में झांक रहे हैं। हमारे पास ना एक तरह का नक्शा है, एक रेखा चित्र जो दिखाता है कि कोशिकाएं ऊर्जा कैसे बनाती हैं। इसे कहते हैं टीसीए चक्र, या कई लोग इसे क्रेब्स चक्र भी बोलते हैं। तो आज कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई कोशिका के अंदर ये जो गोल गोल चक्कर चल रहा है ये आखिर है क्या, और इससे हमें ताकत मिलती कैसे है। देखने में तो बड़ा पेचीदा सा लग रहा है, नहीं? हाँ, पेचीदा तो लगता है पहली नजर में, पर है बड़ा कमाल का और बहुत ही एफिशिएंट। ये चक्र असल में हमारे खाने को ऊर्जा में बदलने की पूरी प्रक्रिया का, जिसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, उसका सेंटर पॉइंट है। इसके बिना तो हमें ज्यादातर ऊर्जा मिल ही नहीं पाएगी। ये नक्शा दिखाता है कि कैसे एक छोटा मॉलिक्यूल पाइरूवेट, जो ग्लूकोज पचने से बनता है, वो पहले एसिटाइल CoA में बदलता है और फिर इस टीसीए चक्र के चक्कर में कूद जाता है। और ये सारा खेल कोशिका के पावर स्टेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, तो खोलते हैं इस मशीन को। नक्शा शुरू हो रहा है पाइरूवेट से। आपने कहा ये 3 कार्बन वाला अणु है जो ग्लूकोज टूटने के बाद बनता है। सही, ग्लाइकोलिसिस के बाद। लेकिन पाइरूवेट जो है ना, वो सीधा इस गोल चक्कर में एंट्री नहीं ले सकता। उसे पहले कह सकते हैं एक एंट्री पास बनवाना पड़ता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बदलाव होता है। पाइरूवेट को एक बड़ा सा एंजाइम का ग्रुप है, पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, वो पकड़ता है और उसे बदल देता है एसिटाइल CoA में। अब इसमें रह जाते हैं सिर्फ 2 कार्बन। अच्छा, 3 से 2 कार्बन, तो एक कार्बन कहाँ गया? वो कार्बन निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनकर। ये वही CO2 है जिसे हम सांस छोड़ते वक्त बाहर निकालते हैं। अरे वाह! और इसी स्टेप में एक ऊर्जा से भरी बैटरी भी चार्ज होती है, जिसे हम NADH कहते हैं। ये NADH बाद में बहुत सारी ऊर्जा देगा। और हाँ, स्रोत ये भी बताता है कि इस काम के लिए कुछ हेल्पर मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, कोफैक्टर, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5 और लाइपोइक एसिड। इसीलिए तो कहते हैं विटामिन जरूरी है। कमाल है। तो मतलब पाइरूवेट बदला, एसिटाइल CoA में एक CO2 निकली और एक NADH बैटरी चार्ज हुई। अब ये एसिटाइल CoA तैयार है चक्र में घुसने के लिए। हाँ, अब ये रेडी है। चक्र की असली कहानी शुरू होती है जब ये 2 कार्बन वाला एसिटाइल CoA माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से मौजूद एक 4 कार्बन वाला अणु ऑक्सैलोएसिटेट से जुड़ता है। हाँ, नक्शे में दिख रहा है। साइट्रेट सिंथेज एंजाइम है शायद, और इनके जुड़ने से बन रहा है साइट्रेट, 6 कार्बन वाला। अच्छा, इसीलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। बिल्कुल सही, साइट्रेट ही इसका पहला मुख्य प्रोडक्ट है। और एक मजेदार बात बताऊं, जैसा स्रोत में लिखा है, सर हैंस क्रिब्स, जिन्होंने इसे खोजा, उन्होंने शुरू में यही सोचा था कि साइट्रेट ही टूटकर वापस ऑक्सैलोएसिटेट बनाता है। यहीं से ये चक्कर घूमता है। ओके, तो अब हमारे पास 6 कार्बन वाला साइट्रेट है। अब ये चक्र आगे कैसे बढ़ता है? नक्शा दिखा रहा है साइट्रेट बदल रहे हैं आइसोसाइट्रेट में। इसमें भी 6 कार्बन है। हाँ, ये बस अणु की थोड़ी सी रीअरेंजमेंट है, ज्यादा कुछ नहीं। असली एक्शन, मतलब ऊर्जा निकालने वाला काम, इसके बाद शुरू होता है। 6 कार्बन वाला आइसोसाइट्रेट अब बदलता है 5 कार्बन वाले अणु में, अल्फा कीटोग्लूटरेट। 5 कार्बन मतलब 1 कार्बन फिर गया। हाँ, इस स्टेप में जिसे आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम करवाता है, 2 चीजें होती हैं। एक तो एक और CO2 अणु बाहर निकलता है और दूसरा एक और NADH बैटरी चार्ज होती है। तो ये चक्र के अंदर पहला CO2 और पहला NADH है। ठीक है, एक CO2 और एक NADH, और अब बचा 5 कार्बन वाला अल्फा कीटोग्लूटरेट। अच्छा, अब ये 5 कार्बन वाला आगे क्या बनता है? नक्शा कह रहा है सक्सिनाइल CoA, 4 कार्बन वाला। हाँ, बिल्कुल। यहाँ फिर से वही कहानी, एक और कार्बन कम होता है, CO2 बनकर निकल जाता है और एक और NADH बैटरी चार्ज होती है। ये तीसरा NADH हो गया अगर हम पाइरूवेट वाले स्टेप को भी गिने। तीसरा NADH, वाओ! हाँ, और इस काम को करता है अल्फा कीटोग्लूटराट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। और मजे की बात, स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि इसे भी काम करने के लिए वही पुराने हेल्पर चाहिए, विटामिन B1, B2, B3, B5, लाइपोइक एसिड, जो पाइरूवेट वाले एंजाइम को चाहिए थे। कमाल है। तो एसिटाइल CoA के जो 2 कार्बन थे, वो दोनों अब CO2 बनकर उड़ गए और हमें मिल गए 3 NADH। अब हमारे पास है 4 कार्बन वाला सक्सिनाइल CoA। अगला पड़ाव है सक्सिनेट, इसमें भी 4 कार्बन है। पर यहाँ कुछ और भी दिख रहा है, GTP और CoA निकल रहा है। ये GTP क्या है? क्या ये सीधी सीधी ऊर्जा है, कैश? हाँ, बिल्कुल, आप सही समझे। ये एक स्पेशल स्टेप है
जब सक्सिनाइल CoA से सक्सिनेट बनता है तो इस रिएक्शन में इतनी ऊर्जा निकलती है कि कोशिका सीधे सीधे एक ऊर्जा का सिक्का GTP बना लेती है। GTP लगभग ATP जैसा ही है, कोशिका की मेन एनर्जी करेंसी। अच्छा। इसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब सीधे रिएक्शन से ही ऊर्जा का सिक्का बन गया। और वो जो कोए अणु जुड़ा था ना शुरू में एसिटाइल के साथ, वो भी यहाँ हट जाता है। अच्छा, तो ये वो जगह है जहां थोड़ी डायरेक्ट एनर्जी GTP ATP मिलती है। बाकी NADH तो बैटरियां हैं जिन्हें बाद में कैश कराना होगा। ठीक है, अब है हमारे पास 4 कार्बन वाला सक्सिनेट। आगे ये बन रहा है फ्यूमरेट। इसमें भी 4 कार्बन है। यहाँ FADH2 बनता दिख रहा है। ये क्या चीज़ है? NADH जैसा नहीं है तो बैटरी ही, पर थोड़ी अलग तरह की। यहाँ ऊर्जा निकालने के लिए NAD+ की जगह FAD इस्तेमाल होता है। तो सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनते समय FAD ऊर्जा लेकर FADH2 बन जाता है। ये भी चार्ज्ड बैटरी है, पर NADH से थोड़ी कम पावर वाली। जब ये बाद में ऊर्जा देगा तो NADH से थोड़े कम ATP बनवाएगा। समझ गया। एक और बैटरी चार्ज हुई, FADH2। अब 4 कार्बन फ्यूमरेट बदल रहा है 4 कार्बन मैलेट में। ये एक सिंपल स्टेप है। इसमें बस पानी का एक मॉलिक्यूल H2O फ्यूमरेट में जुड़ जाता है। हाइड्रेशन, जैसे किसी सूखी चीज में पानी मिलाना, उससे मैलेट बन जाता है। और फिर चक्कर का आखिरी मोड़, 4 कार्बन मैलेट वापस बदल रहा है 4 कार्बन ऑक्सैलोएसीटेट में। अरे, ये तो वही है जिससे शुरू किया था, और यहाँ एक और NADH बन रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। मैलेट से जब ऑक्सैलोएसीटेट बनता है तो आखिरी बार ऊर्जा निकाली जाती है और एक और NADH चार्ज होता है। ये चक्र के अंदर का तीसरा NADH है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ऑक्सैलोएसीटेट फिर से बन गया, रेडी अगले एसिटाइल CoA का स्वागत करने के लिए, और चक्र फिर से घूमने के लिए तैयार है। इसीलिए तो इसे चक्र कहते हैं, जहां से शुरू वहीं खत्म और फिर से शुरू। क्या बात है, पूरा चक्कर लगा लिया हमने एसिटाइल CoA के साथ। अब हिसाब किताब का टाइम है। अगर हम सिर्फ चक्कर के अंदर की बात करें, मतलब एसिटाइल CoA के घुसने के बाद, तो एक चक्कर में क्या क्या मिला हमें? हाँ, चलिए गिनते हैं। हर एसिटाइल CoA के लिए जो इस TCA चक्र में घूमता है, हमें मिलता है 3 NADH, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटेरेट और मैलेट वाले स्टेप से, एक FADH2 सक्सिनेट वाले स्टेप से, एक GTP या ATP सक्सिनाइल CoA वाले स्टेप से, और 2 CO2 अणु आइसोसाइट्रेट और अल्फा कीटोग्लूटेरेट वाले स्टेप से निकले हुए, जो असल में एसिटाइल CoA वाले 2 कार्बन थे। स्रोत ये भी हिसाब लगाता है कि ये सब मिलकर बाद में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC में जाते हैं तो लगभग 10 ATP के बराबर ऊर्जा बनवाते हैं। मतलब एक NADH से करीब 2.5 ATP, एक FADH2 से करीब 1.5 ATP और एक GTP ATP तो सीधा मिल ही गया। 10 ATP एक छोटे से एसिटाइल CoA से। हाँ, और याद रखिए एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बनते हैं, यानी 2 एसिटाइल CoA। तो एक ग्लूकोज के लिए ये पूरा चक्र 2 बार घूमता है। मतलब सब कुछ डबल, 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP और 4 CO2 प्रति ग्लूकोज। बाप रे, जबरदस्त प्रोडक्शन है ये तो। अच्छा, एक और चीज, नक्शे में कुछ स्टेप्स पर स्टार लगा है। साइट्रेट सिंथेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज और अल्फा कीटोग्लूटेरेट डिहाइड्रोजनेज। इसका क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। ये स्टार उन स्टेप्स को मार्क करते हैं जो अनुत्क्रमणीय हैं, इर्रिवर्सिबल। मतलब ये रिएक्शन असल में सिर्फ एक ही दिशा में आगे की तरफ ही चलते हैं, पीछे नहीं जा सकते आसानी से। अच्छा, वन वे ट्रैफिक जैसा? हाँ, कह सकते हैं। ये जरूरी है क्योंकि इन्हीं स्टेप्स पर कोशिका इस चक्र की स्पीड को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। अगर कोशिका के पास खूब सारी ऊर्जा है तो वो इन स्टेप्स को धीमा कर देगी, अगर ऊर्जा चाहिए तो तेज कर देगी। ये मुख्य कंट्रोल पॉइंट्स हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने ये इतने सारे अणु देखे, NADH, FADH2, GTP, CO2, क्यों कर रही है कोशिका ये सब? इस पूरे गोल चक्कर का आखिर पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि TCA चक्र सचमुच कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री का सेंट्रल इंजन है। ये हमारे खाने से आए ईंधन यानी एसिटाइल CoA को लेता है, उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तोड़ता है
और उसमें छिपी ऊर्जा को निचोड़कर इंचार्ज्ड बैटरी NADH और FADH2 में भर देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल बनाते हैं। फिर ये जो चार्ज्ड बैटरियां हैं NADH और FADH2, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक दूसरी असेंबली लाइन पर जाती हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला या ETC। वो है असली पावर प्लांट। वहां इन बैटरियों की मदद से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ढेरों ATP बनाए जाते हैं। ATP ही कोशिका की असली करेंसी है जिससे वो अपने सारे काम करती है। अच्छा, तो चक्र में बना GTP, ATP तो बस छोटा सा बोनस था। हाँ, असली कमाई तो ETC में होती है NADH और FADH2 से। और वो जो CO2 बनी थी वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम सांस के जरिए बाहर फेंक देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया क्योंकि ऑक्सीजन इस्तेमाल करती है, इसीलिए इसे YVS श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और ये हम जैसे ज्यादातर जीवों के लिए जिंदगी का आधार है। तो संक्षेप में कहें तो TCA या क्रेब्स चक्र हमारी कोशिकाओं के अंदर एक गजब की कुशल इंजन है। स्टेप बाय स्टेप ईंधन जलाता है, ऊर्जा को बैटरी में स्टोर करता है, थोड़ा कैश भी देता है और कचरा CO2 बाहर फेंकता है। और ये सब लगातार चलता रहता है, एक पहिए की तरह। लेकिन रुकिए, एक और बहुत दिलचस्प बात है। ये चक्र सिर्फ ऊर्जा निकालने का यानी चीजों को तोड़ने, कैटाबॉलिज्म का ही काम नहीं करता। अच्छा, और क्या करता है? ये मेटाबॉलिज्म का चौराहा है। इस चक्र के बीच में जो अणु बन रहे हैं ना, जैसे साइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटरेट, सक्सीनिल CoA, ऑक्सैलोएसीटेट, ये सिर्फ अगले स्टेप में ही नहीं जाते। कोशिका इन्हें उठाकर दूसरे जरूरी अणु बनाने के लिए कच्चे माल की तरह भी इस्तेमाल कर सकती है। मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह। बिल्कुल, जैसे अल्फा कीटोग्लूटरेट से कुछ अमीनो एसिड जो प्रोटीन बनाते हैं बन सकते हैं। सक्सिनाइल CoA से हीम बनता है जो हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। साइट्रेट कोशिका के दूसरे हिस्से में जाकर फैटी एसिड बनाने के लिए एसिटाइल CoA दे सकता है। तो ये चक्र एक ही समय में ऊर्जा भी बना रहा है, कैटाबॉलिज्म और शरीर बनाने का सामान भी दे रहा है, एनाबॉलिज्म। इसीलिए इसे एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं, मतलब दोहरी भूमिका निभाने वाला रास्ता। अरे वाह, तो ये सिर्फ ऊर्जा फैक्ट्री नहीं बल्कि एक तरह का मॉलिक्यूलर सप्लाई डिपो भी है। ये तो सच में कोशिका के पूरे मेटाबॉलिज्म के केंद्र में है। ये सोचते हुए कि ये चक्र कितना फंडामेंटल है, कितना जरूरी है, एक सवाल आता है मन में। अगर इस इतने संधे हुए, इतने कॉम्प्लेक्स चक्र में कोई गड़बड़ी हो जाए, मान लीजिए कोई एंजाइम ठीक से काम ना करे या जैसे आपने कहा विटामिन की कमी हो जाए, तो इसका हमारे पूरे स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ सकता होगा? क्या इससे कोई खास बीमारियां भी जुड़ी हो सकती हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। चलिए, क्रेब्स चक्र के इस गहन विश्लेषण को, इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये बातचीत जानकारी भरी और दिलचस्प रही हो।